मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं, मध्यकालीन संगीत। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि आज की क्लास के लिए आप पेन और पेपर दोनों चीज़ें लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी आज जानकारियाँ ऐसी मिलेंगी जो आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सामान्य स्तर पर आप जितनी भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं या मार्केट में जो टेक्स्ट बुकें हैं, आप सामान्य टेक्स्ट बुकों में इन जानकारी को नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी लाइव हैं, सबसे पहले तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि क्लास में एक और जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है पेन और पेपर आप लोग ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ सकती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पुट अप होते हैं, तो और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आप लोग जो है जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है मध्यकालीन संगीत। ठीक है, मध्यकालीन संगीत आपका जो है टॉपिक है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। अभी हम संगीत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे कि संगीत का डेवलपमेंट कैसे कैसे मध्यकाल में हुआ। यानी मध्यकाल का मतलब हुआ कि सल्तनत काल में, मुगल काल में या उत्तर मुगल काल में किन किन बादशाहों, किन किन शासकों के द्वारा संगीत को डेवलप होने यानी विकसित होने का अवसर दिया गया, या किन लोगों ने स्वयं जो है इसमें अपनी अभिरुचि दर्शाई, यानी अपना स्वयं का इंटरेस्ट इसमें दिखाने की कोशिश किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि संगीत का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये भी आपके लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, चूंकि अभी लिटरेचर आपका चल रहा था, लिटरेचर अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपका मॉडर्न लिटरेचर बचा हुआ है। ठीक है, वहाँ भी हमको क्लास लेना है मॉडर्न लिटरेचर यानी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अभी आज की जो क्लास है वो भी बेसिकली लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ है। यानी बस डिफरेंस ये है कि आज का जो क्लास है वो आपके संगीत से जुड़े हुए लिटरेचर के संदर्भ में बातें की जाएंगी। जो आपकी संगीत से जुड़ा हुआ लिटरेचर है, जो बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक, उनसे जुड़ी हुई बातें की जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम संगीत शैलियों की बात नहीं करेंगे, अभी हम संगीत घरानों की बात नहीं करेंगे। ठीक, ये मॉडर्न में जब हम आएंगे तो हम वहाँ बात करेंगे, बट आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली आपके लिटरेचर से ही जुड़ी हुई है, तो हम उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, मध्यकालीन संगीत। देखिए, मध्यकाल आपको पता है भाई, मुस्लिम सत्ता का जहाँ से प्रारंभ होता है हिंदुस्तान में, वहाँ से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। यानी गुलाम वंश का जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं से भारतीय इतिहास में मध्यकाल की शुरुआत होती है। ठीक है, कहते हैं कि अब बात आती है संगीत पर कि संगीत क्या है। संगीत क्या है, जैसे आप लोग भी सामान्य रूप से संगीत गुनगुनाते हैं, संगीत सुनते हैं, संगीत गाते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए संगीत क्या है, तो कभी कभी होता है कि हम जिस चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ में पाते हैं और एकाएक कोई उसको पूछ ले कि है क्या, तो बता नहीं पाते। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा अपने दिमाग को खोल कर रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि संगीत क्या है, तो जैसे विज्ञान में आप कहते हैं ना कि विज्ञान, अगर आपसे कहा जाए कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप कहते हो किसी विषय के सुसंगठित सुनियोजित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 में हमने भी पढ़ा था। उसी तरह अगर संगीत के बारे में पूछा जाए कि संगीत क्या है, तो संगीत की जो परिभाषा होती है वो ये है कि सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित स्वर, ऐसा सुव्यवस्थित स्वर जो रस का प्रस्फुटन करे, यानी स्वरों का ऐसा सुव्यवस्थित
क्रम जिससे स्वर का क्या हो, प्रस्फुटन हो, सॉरी, जिससे रस का प्रस्फुटन हो। रस आप जानते हैं, रस आनंद की अनुभूति कराता है आपको। तो स्वरों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जिससे रसों का प्रस्फुटन हो उसे संगीत कहा जाता है। लेकिन संगीत में नृत्य, वाद्य और गायन, ये तीनों क्या होता है, शामिल होता है। एक आपको अगर सिंपल सी परिभाषा आपको मैं बताऊं तो अगर आपसे कहा जाए कि संगीत क्या है, संगीत, तो आप कहेंगे कि स्वरों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम, स्वरों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जो रस को उत्पन्न करे। यहां रस का संबंध आनंद से है। देखिए, स्वरों का सुव्यवस्थित क्रम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वर अगर व्यवस्थित नहीं है तो ऐसी संगीत से किसी भी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बात समझे? जैसे आप अब देखिए, दूसरी चीज कहते हैं कि संगीत में जो है, संगीत में गायन, नृत्य एवं वाद्य, इन तीनों का समावेशन होता है। संगीत जो होती है, संगीत में इन तीनों का क्या होता है, समावेशन होता है। यानी गायन का, नृत्य का और वाद्य का, तीनों का समावेशन। यानी कहने का तात्पर्य है मित्रों कि यहां पर इन तीनों का सुव्यवस्थित समावेशन होना चाहिए। यानी जैसे अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हो, जैसे मान लीजिए तबला बजा रहे हो या ढोल बजा रहे हो, अगर उसमें कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब कोई एक प्रशिक्षित व्यक्ति उस वाद्य यंत्र को बजाता है तो आप क्यों कहते हो कि नहीं ये बहुत बेहतर बजा रहा है? क्योंकि उसके बजाने का जो क्रम होता है वो सुव्यवस्थित होता है। गायन हो चाहे नृत्य हो, सब में अगर सुव्यवस्था है, सुव्यवस्थित तरीके से अगर ये समावेशन है, तभी उससे संगीत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो सामान्य शब्दों में हम कहेंगे कि संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें स्वरों का सुव्यवस्थित क्रम इस तरह से रखा जाता है जहां पर क्या हो, रस की उत्पत्ति हो, और संगीत में सामान्यतः गायन, नृत्य और वाद्य, इन तीनों का क्या होता है, समावेशन होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे संगीत पद्धति की। अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि संगीत क्या है, अब हम बात करते हैं कि संगीत पद्धति क्या है। मित्रों, संगीत पद्धति क्या है? तो कहा जाता है कि संगीत पद्धति जो है वो सामान्यतः जो है दो प्रकार की आपको दिखाई देगी। देखिए, संगीत शैली आप कह सकते हो, आप इसको, संगीत की शैलियां कितनी हैं। संगीत शैली, देखिए कहते हैं संगीत शैली सामान्य रूप से दो प्रकार की आपको दिखाई देगी। एक हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत जो आपको उत्तर भारत में प्रचलित है। इसका प्रचलन क्षेत्र कहाँ है, उत्तर भारत। हिंदुस्तानी संगीत का प्रचलन क्षेत्र कहाँ है, उत्तर भारत। और दूसरी है कर्नाटक शैली, कर्नाटक शैली, दूसरी कर्नाटक शैली है जिसका प्रचलन क्षेत्र दक्षिण भारत है, सॉरी, जिसका प्रचलन क्षेत्र कहाँ है, दक्षिण भारत। भारत में संगीत की ये दो शैलियां आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली आपको दिखेगी, उत्तर भारत में आपको हिंदुस्तानी शैली दिखेगी। कहते हैं कि इन दोनों शैलियों का, देखिए, इन दोनों शैलियों का सबसे पहली बार उल्लेख एक साथ, यानी एक साथ इन दोनों शैलियों का सबसे पहली बार उल्लेख हरपाल देव ने अपनी पुस्तक
इनकी पुस्तक है संगीत सुधाकर। इनकी पुस्तक है संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर ये इनकी क्या है, बुक है। इसी में पहली बार इन दोनों शैलियों का एक साथ उल्लेख हमको दिखाई देता है। ठीक, यानी संगीत यानी हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली, इन दोनों शैलियों का उल्लेख एक साथ सबसे पहली बार हरपाल देव की पुस्तक संगीत सुधाकर, जो 14वीं सदी की किताब है, इस किताब में हमको दोनों शैलियां एक साथ दिखाई देती हैं, जिससे ये पता लगता है कि दोनों शैलियों का संबंध किससे है, भारत से है। अब अगर हम बात करें कि भाई दोनों शैलियों में क्या कुछ समानता या कुछ अंतर दिखाई देता है, तो कहा जाता है कि जो दोनों शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शैली और आपकी कर्नाटक शैली, इन दोनों शैलियों के गायन विधा के आधार पर वाक परंपरा, वाक माने क्या होता, बोलना, ठीक, कहते हैं इन दोनों शैलियों में, कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली में, इन दोनों शैलियों की जो गायन विधा थी, गाने की जो परंपरा थी, उस गायन विधा के आधार पर, वाक परंपरा के आधार पर ही इनकी, आप कह सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, इन दोनों शैलियों के दोनों शैलियों के वाक परंपरा माने गायन पद्धति, वाक परंपरा माने गायन पद्धति, वाक परंपरा के आधार पर घराना का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ, घराना का। यानी जैसे आज की डेट में आप पढ़ते हो कि बनारस घराना, ठीक भाई, नृत्य शैली में भी, संगीत शैली में भी, नृत्य भी तो संगीत का अंग है। आप पढ़ते हैं बनारस घराना, लखनऊ घराना, और इस तरह से तमाम ऐसे घरानों को आप कहीं न कहीं नृत्य और संगीत के अंतर्गत जो पढ़ते हैं। इनका जो विकास है वो किस आधार पे है, इन दोनों शैलियों की जो वाक परंपरा है उसी के आधार पर इस घराना परंपरा का क्या होता है, विकास होता है। कहते हैं हिंदुस्तानी शैली और आपकी जो है कर्नाटक शैली में, इन दोनों शैलियों में अंतर और समानता दोनों पाई जाती है। यानी कुछ स्तर पर दोनों शैलियों में समानता भी है और कुछ स्तर पर दोनों शैलियों में अंतर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो समानता और अंतर, चूंकि आप एक ही देश में विकसित दोनों शैलियां हैं, तो दोनों शैलियों में कुछ स्तर तक अंतर और समानता दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है अंतर और समानता, यानी दोनों शैलियों में कुछ इक्वलिटी, कुछ डिफरेंस क्यों दिखता है, इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, इस बात पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्यों दिखता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहते हैं कि आप संगीत शैली को मध्यकाल से पढ़ रहे हो। मध्यकाल के पूर्व अगर हम संगीत की उत्पत्ति को देखें, संगीत की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, संगीत की उत्पत्ति को अगर आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, आर्य को भी सप्त स्वरों का ज्ञान था। जो आपके 7 सुर हैं उनका ज्ञान आपके आर्यों को भी था। आर्यों को भी सप्त सुरों का क्या था, ज्ञान था। इसका मतलब है कि संगीत की जो प्राचीनता है वो कहीं न कहीं ऋग्वैदिक काल से जुड़ी हुई है। ऋग्वैदिक काल के आर्यों को सप्त सुरों का ज्ञान था, और इसी के काल में आप अगर देखें तो कहा जाता है कि इसी समय आपका एक वेद है सामवेद, और आप जानते हैं कि सामवेद से ही संगीत का जन्म माना जाता है। सामवेद से ही
संगीत का जन्म माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सामान्य रूप से अगर आप देखें तो सामवेद में जितने भी मंत्र हैं उसका 80% मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो फिर ऋग्वेद से संगीत की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी गई? केवल 20% मंत्र जो है सामवेद के स्वयं के अपने हैं, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं सामवेद में। तो मेरा प्रश्न है कि फिर हम ऋग्वेद से संगीत की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते? देखिए, कहते हैं ऋग्वेद का पुरोहित होता है, होत्र या होता, ऋग्वेद का क्या है? पुरोहित है। और यहां सामवेद का पुरोहित है उद्गाता। उद्गाता कहते हैं कि उद्गाता जो है ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना के लिए इन मंत्रों को, जो सामवेद में दिए गए मंत्र हैं, उनका उच्चारण एक गायन शैली के रूप में करना शुरू किया। यानी जो पद्य थे, जो मंत्र थे, उनको ईश्वर की आराधना में एक गायन पद्धति में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उद्गाता को दिया जाता है। इसीलिए यह माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति जो है वो कहां से शुरू होती है? सामवेद से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि सामवेद का जो पुरोहित है वह पुरोहित ईश्वर की आराधना में क्या करता है? इसमें दिए गए मंत्रों को एक संगीत के रूप में, एक गायन शैली के रूप में उच्चारित करने का सबसे पहला प्रयास किया गया। इसलिए माना जाता है कि सामवेद से ही ऋग माने संगीत की क्या होती है? उत्पत्ति होती। लेकिन कहते हैं यहां पर इस संगीत की विधा को लिपिबद्ध नहीं किया गया। लिपिबद्ध यानी संगीत को साहित्यिक रूप नहीं दिया गया ऋग्वैदिक काल में, या आने वाले काल में भी संगीत को लिपिबद्ध या साहित्यिक स्वरूप देने का हमको प्रमाण दिखाई नहीं देता है। और कहा जाता है कि पूरे प्राचीन इतिहास में संगीत का विकास साहित्य के रूप में बहुत कम दिखाई देता है। इस पे अभी और बहुत अनुसंधान या रिसर्च की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन मध्यकाल में आपको, यानी मध्यकाल के प्रारंभ से, यानी 12वीं सदी या 11वीं सदी से आप संगीत के साहित्यों का निर्माण देखना शुरू कर देते हैं। यानी यहां से आपको बहुत सारे ऐसे साहित्य मिलने शुरू हो जाते हैं जिनका संबंध साहित्य से है। ठीक, और आप देखेंगे कि 12वीं सदी में बहुत सारे ऐसी किताबें आपको दिखाई देंगी, या जिनका एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, वो ऐसे साहित्य हैं जिनका संबंध किससे है? संगीत से। और बहुत सारे ऐसे राजा आपको दिखाई देंगे जो स्वयं संगीत में रुचि लेते थे, जो स्वयं संगीतज्ञों को राजाश्रय देते थे, यानी अपने राज्य में एक माने रखते थे। ठीक, और उनसे उनसे संगीत सुनते भी थे और उनसे काव्य की रचना भी करवाते थे। तो ये परंपरा जो है हमको मध्यकाल से दिखाई देना शुरू होती है। उसके पहले हमें संगीत के विकास की बड़ी स्पष्ट रूपरेखा दिखाई नहीं देती है। तो कहने का एक चीज यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। कहते हैं जब उद्गाता के द्वारा जब ईश्वर की आराधना के लिए संगीत को जन्म दिया गया, तो यह जो संगीत विकसित हुई इसे हम भक्ति संगीत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे भक्ति संगीत कहते हैं। तो हिंदू धर्म में जब ईश्वर की आराधना के लिए संगीत का उपयोग किया गया तो उसे भक्ति संगीत कहा गया। और इस्लाम में जब पैगंबर की आराधना या ईश्वर की आराधना के लिए संगीत का प्रयोग किया गया तो उसे सूफी कहते हैं। इस्लाम में इसे क्या कहते हैं? सूफी संगीत कहते हैं। वहां पर इसे सूफी संगीत कहा गया है, और यहां पर हिंदू धर्म में इसे भक्ति संगीत कहा गया। अब ये एक अलग क्लास है पूरी। सूफी संगीत की अलग एक आपकी वीडियो होनी चाहिए, और भक्ति संगीत की आपकी एक अलग वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़े टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे हम। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है लिटरेचर से। ठीक, कि किन किन साहित्यों में हमें संगीत की परंपरा या संगीत के प्रमाण दिखाई देते हैं। तो हमने कहा कि 12वीं सदी से हमें कहीं न कहीं ऐसे साहित्य दिखाई देने लगते हैं जिनका संबंध जो है माने संगीत से है। 12वीं सदी के
संगीत साहित्य, या इसको कहिए संगीत से संबंधित साहित्य। देखिए, कहते हैं कि 12वीं सदी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य है संगीत का, और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, वो है राजा सोमेश्वर का मानसोल्लास। सोमेश्वर ये राजा थे, ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर की रचना थी मानसोल्लास। ये कई बार पूछा जा चुका है, अब आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक। ये किताब आपके पीसीएस में स्टेट कमीशन ने कई बार पूछा है, ठीक है, कि कौन मानसोल्लास किसकी रचना है, या ये पूछ लेता है कि यह किताब किस विधा की है, संगीत की है कि गणित की है या शिल्प की है या वास्तुशास्त्र की है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर पूछा जाता है। अब देखिए, कहते इसी समय 12वीं सदी के जितने भी लेखक हैं उनके नाम को आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं इसी समय एक लेखक आते हैं नारद। नारद ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है संगीत मकरानंद। नारद की किताब है संगीत मकरानंद, सॉरी, संगीत मकरानंद। ये किताब है, ठीक। ये भी कैसी किताब है, संगीत की किताब है, ये भी संगीत की किताब है। इसके बाद है आपकी, कहते हैं कि पगडेक मल्ल की एक किताब है संगीत चूड़ामणि। पगडेक मल्ल, संगीत चूड़ामणि। अच्छा, किताबों के नाम आप लोग सब नोट करिए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी चर्चा हम आपसे कर देंगे कि कौन कौन सी किताबें जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ सकती है, ठीक है। वहां पे इंपॉर्टेंट पुस्तकों के टिक हम लगा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं मान सिंह तोमर की एक किताब है जिसका नाम है मान कौतूहल। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, मान सिंह तोमर। ये राजपूत शासक थे मान सिंह तोमर। इनकी किताब है मान कौतूहल। इसके बाद आपके मेवाड़ के शासक हैं राणा सांगा। राणा सांगा, जिनकी किताब का नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। ये जितनी भी किताबें आप लिख रहे हैं, देखिए इधर लेखक हैं, इधर किताबों के नाम हैं, ठीक। तो कहते हैं कि राणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर लिखी थी। इसके बाद संगीत राज और संगीत मीमांसा, 3 किताबों का निर्माण राणा सांगा के द्वारा किया गया था। संगीत मीमांसा और सॉरी, एक तो आपकी संगीत मीमांसा हो गई, दूसरी आपकी संगीत राज। 3 किताबें हैं इनकी कुल, एक संगीत रत्नाकर, संगीत राज और संगीत मीमांसा। ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछी गई हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए ये दोनों जो किताबें हैं, ये दोनों किताबें, ये दोनों किताबें राणा सांगा की हैं। देखिए
हमने तीनों किताबें आपको दिखा दिया था कि ये तीनों जो है आपकी किसकी है, राणा सांगा की। ऐसा नहीं है, जो ऊपर की किताब है ये वाली संगीत रत्नाकर, ये थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, ये शायद सारंगदेव की किताब है। आप लोग नेट पे देख लीजिएगा अगर मिल जाए तो। ये सारंगदेव की किताब है, थोड़ा सा मिस हो रहा है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ऊपर की जो संगीत रत्नाकर है ये सारंगदेव की है, और ये नीचे की दोनों जो है ये आपके राणा सांगा की है। ठीक है, इसको अभी ऐसे नोट कर लीजिए, अगर कहीं जरा सा इसमें देख लेंगे, हम भी चेक कर लेंगे। ठीक, अगर दिक्कत होगी तो फिर आपको मैं चेंज करा दूंगा। ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे चलें। अब देखिए, हमने कहा कि पूर्व मध्यकाल में आपको कहीं न कहीं ऐसे साहित्यों का निर्माण दिखाई देने लगता है जो किससे जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए हैं। ठीक, कहते हैं कि पूर्व मध्यकाल के बाद यहां पर आपको इतने साहित्य देखने के बाद ये जरूर आभास हो गया होगा कि 12वीं सदी में संगीत से जुड़े साहित्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक, अब हम इसको सल्तनत काल में देखेंगे कि भाई सल्तनत काल में क्या डेवलपमेंट रहा, फिर हम मुगल काल में देखेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट रहा, फिर हम दक्षिण के राज्यों को भी देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी ने संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, या आपके जो क्षेत्रीय स्टेट रहे या क्षेत्रीय जो राजवंश रहे, चाहे वो जौनपुर का सरकी वंश हो या राजपूताना रहा हो, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया संगीत के क्षेत्र में, तो हम एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमने पूर्व मध्यकाल के साहित्य को देखा कि पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से ऐसे राजा या कौन कौन से ऐसी रचनाएं हैं जिनका संबंध जो है साहित्य से है, संगीत से है। ठीक, अब हम चलते हैं किधर, मध्यकाल सल्तनत काल की तरफ। तो कहा जाता है कि मध्यकाल की एक जो सबसे विशिष्ट बात रही, मध्यकाल में संगीतज्ञों को राज संरक्षण देने का प्रयास किया गया। ये एक परंपरा शुरू होती है मध्यकाल में ही। कहते हैं कि मध्यकाल में राज्य संरक्षण में संगीत में प्रयुक्त किए गए जो पदों और शब्दों का संग्रह है उसे एक किताब में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है गुनियात उल मुनियात। ये एक किताब है जिसका लेखक पता नहीं है। कहा जाता है कि मध्यकाल की संगीत में जो नियम थे, जो रूल्स थे और जो वर्ड थे, जो शब्द थे, नियमों और शब्दों का संग्रह गुनियातुल मुनियात नामक पुस्तक में किया गया। गुनियात उल मुनियात। देखिए, कहते हैं इस पुस्तक में मध्यकालीन संगीत के नियम, मध्यकालीन संगीत के नियम एवं शब्दों का संग्रह, मध्यकालीन संगीत के नियम एवं शब्दों का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है जिसका लेखक क्या है, अज्ञात है। ठीक, और कहा जाता है कि मध्यकाल के बाद जब सल्तनत काल आता है तो सल्तनत काल में संगीत का जो विकास हुआ उसका बड़ा मजबूत आधार आपको इस पुस्तक में दिखाई देगा। कहते हैं इस पुस्तक में जो संगीत के नियम थे, जो शब्दों का संग्रह था, इसका उपयोग जो है मध्यकालीन संगीतज्ञों ने बड़े स्तर पर किया। ठीक, और कहा जाता है इसके उपयोग से मध्यकाल में संगीत का बृहद विकास आपको दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन कहते हैं कि मध्यकाल में जो संगीत का डेवलपमेंट हुआ उसका एक मूल आधार केवल ये पुस्तक नहीं है जिसमें मध्यकालीन संगीत के नियमों और शब्दों का संग्रह किया गया था। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि मध्यकाल में जब मुसलमानों की सत्ता हिंदुस्तान में शुरू हुई तो भारत में एक बार फिर से विखंडित जो राजनीति थी, जो विखंडित राजनीति थी, वो क्या हुई, समाप्त हो गई और एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता का उदय होना शुरू हुआ, खास तौर से इल्तुतमिश के समय से। और आप अगर गौर करेंगे तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जब जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता रही है तो मजबूत केंद्रीय सत्ता होने पर चाहे वो राजनीतिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इन सारे विकास को एक बेहतर जो है, एक बेहतर दिशा मिलती है, एक बेहतर अवसर मिलता है इन सारी चीजों के विकास का।
तो कहते हैं कि जब अस्थाई सत्ता का हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुआ सल्तनत काल में, तो इस अस्थाई सत्ता का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इस समय अर्थव्यवस्था के रूप में आप देखेंगे तो यहीं से इरफान हबीब साहब के अनुसार तृतीय नगरीकरण का जन्म होता दिखाई देता है। यही वो समय है जब एक बृहद केंद्रीकृत सत्ता, एक राजनीतिक विकास आपको दिखाई देता है। यही वो समय है जब कला, साहित्य, मुद्रा, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा। जो पूर्व मध्यकाल में पूरी तरह से एक ब्लॉक हो गया था, जो रुक गया था, उसका एक पुनर्निर्माण आपको फिर से सल्तनत के आगमन के बाद दिखाई देना शुरू होता है। तो कहते हैं इस एक अस्थाई राजनीतिक सत्ता ने न केवल अन्य क्षेत्रों के विकास को एक शुभ अवसर प्रदान किया, बल्कि संगीत में भी विकास का अवसर दिया। उसका कारण है कि एक मजबूत राजाश्रय का होना और इस काल के सुल्तानों के द्वारा संगीतज्ञों को या लेखकों को या कवियों को राजाश्रय प्रदान करना, उनको सरकारी संरक्षण देना, उनको वित्त प्रदान करना, उनको मोटिवेट करना, ये एक ऐसा अवसर था जिसने सल्तनत काल में इस विधा को यानी संगीत को विकसित होने का शुभ अवसर क्या किया, प्रदान किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सल्तनत काल में किन किन शासकों ने संगीत को विकसित करने में अपना योगदान दिया। सल्तनत काल में संगीत, देखिए कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जो हमारी नजरों में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलन है, मोहम्मद गजनवी हमारी नजरों में क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलन माना जाता है कि नहीं। लेकिन कहा जाता है कि वह गजनी की नजरों में हीरो था, और हीरो इसलिए था क्योंकि उसने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जिस तरह से गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना किया, शिक्षा के विकास के लिए मदरसा बनाया, नहर का निर्माण किया, बांध का निर्माण किया अर्थव्यवस्था के लिए, उसी तरह कहा जाता है कि यह संगीत का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। मोहम्मद गजनवी संगीत का भी बहुत बड़ा प्रेमी था, और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने गजनी में भी संरक्षण संगीतज्ञों को दिया। लेकिन गजनी का संबंध हिंदुस्तान से नहीं है, हम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में संगीत का विकास। लेकिन चूंकि गजनी का किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से संबंध रहा है, भले ही वो एक आक्रमणकारी के रूप में रहा, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा करना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। कहते हैं कि जब गजनी के बाद गोरी आया, गोरी तो नहीं भाई, ऐबक उसका नेतृत्व करता बना, ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हिंदुस्तान में की गई। लेकिन जब से इल्तुतमिश सत्ता में आया तो एक अस्थायित्व मिला सल्तनत काल को हिंदुस्तान में, और कहते हैं कि जब ये तुर्क आए तो तुर्कों के साथ बहुत सारी इस्लामिक विशेषताएं भी हमारे भारत में आई, ईरानी परंपरा, संगीत की ईरानी परंपरा भी हिंदुस्तान में आई। तो कहा जाता है कि सल्तनत काल में ही, खास तौर से इल्तुतमिश के काल में, एक गंगा जमुनी संस्कृति, जिसको आप नाम देते हो कि हमारी संस्कृति का स्वरूप कैसा है, गंगा जमुनी संस्कृति। भाई गंगा जमुनी संस्कृति का क्या मतलब है कि आपकी संस्कृति ऐसी है जो समन्वयवादी है, जो बहुलतावादी है, जो बहुत सारी बाह्य विशेषताओं को भी अपने में क्या कर लेती है, समा लेती है। तो कहा जाता है कि इस समय इस्लाम की जो नई विशेषताएं आपके संगीत में शामिल होती हैं, इस सल्तनत काल में एक गंगा जमुनी संस्कृति, एक गंगा जमुनी संस्कृति, एक गंगा जमुनी सांस्कृतिक विशेषता आपको दिखाई देती है, जिसका प्रभाव आपके संगीत पर भी पड़ेगा। तो संगीत में जो अभी तक हिंदुस्तानी शैली थी, उसमें इस्लामियत जैसे इस्लाम से जुड़े हुए शब्दों का समावेश होना धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक, तो कहा जाता है कि सल्तनत काल में भारतीय संगीत का वर्णन अगर आप देखेंगे तो भारतीय संगीत का वर्णन सबसे पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अमीर खुसरो और आपके जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। कहते हैं कि सल्तनत काल में संगीत के विकास का सबसे पहला प्रमाण हमें अमीर खुसरो एवं जियाउद्दीन बर्नी से, जियाउद्दीन
जियाउद्दीन बर्नी से प्राप्त होता है। कहते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह शिपिहर, इन दोनों ने अपनी इन पुस्तकों में सल्तनत कालीन संगीत के विकास का बड़ा बृहद वर्णन किया है। किसने किसने? अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने। इन दोनों ने, यानी कह सकते, कहते हैं नूह शिपिहर का जो 3rd चैप्टर है, जो 3रा अध्याय है, उसमें संगीत का बड़ा बृहद वर्णन आपके अमीर खुसरो के द्वारा किया जाता है। और आप जानते हैं कि अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संगीत को कहा जाता है कि सूफी परंपरा से क्या किया? जोड़ा। ठीक, इसने संगीत को आपके हिंदू परंपरा से भी क्या किया? जोड़ा। भारतीय संगीत में इसी समय ईरानी तत्वों के मिश्रण से कहा जाता है कि इसी समय ये अमीर खुसरो ही बताता है, कहता है इसी समय भारतीय संगीत में ईरानी तत्वों के शामिल होने से बहुत सारे नए रागों का विकास हुआ। और कहते हैं कि अमीर खुसरो अपनी इस पुस्तक में इस समय कुल 17 राग का उल्लेख करता है कि कितने राग हैं वर्तमान में। वो कहता है टोटल कितने राग हैं, तो 17 रागों का उल्लेख करता है। और 17 रागों के साथ साथ अमीर खुसरो इसी समय ये भी बताता है, कहता है इसी समय ख्याल, तराना और कौल, इन 3 शैलियों का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, समझिए अब इसको। ख्याल, तराना और कौल, इन 3 शैलियों का विकास अमीर खुसरो अपनी इस पुस्तक में बताता है। कहते हैं ख्याल को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है कि ख्याल गायकी का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर थोड़ा सा माने कंफ्यूजन है। कुछ लोग मोहम्मद शाह को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि अमीर खुसरो बताता है कि जो शैलियां इस समय विकसित हुई उसमें एक थी कौल, और इसी कौल से आगे चलकर कव्वाली का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कव्वाली का विकास हुआ। कव्वाली जो है एक सामूहिक गायन था। कव्वाली कैसा गायन है? एक सामूहिक गायन होता था। कव्वाली कैसा गायन है? एक सामूहिक गायन होता था। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कौल से कव्वाली का विकास हुआ, ठीक, लेकिन तराना क्या था? तराना, जैसे कहते हैं ना कि तराना क्या होता है? तराना क्या होता था कि कहते हैं कि तराना जो होता था यह एक गायन शैली की ऐसी विधा थी। तराना जो है, ध्यान समझिएगा, कहते तराना गायन शैली की ऐसी विधा थी जिसमें अर्थहीन बोल को धुन में पिरो दिया जाता था। देखिए फिर मैं बोलूंगा, अर्थहीन बोल, यानी ऐसा संगीत जिसकी कोई मीनिंग ना हो, उसको भी धुन में यानी एक लय में लयबद्ध कर दिया जाना ही तराना है। जैसे वर्तमान संगीत जो आप सुनते हो, उस संगीत में धुन आपको केवल दिखाई देती है, केवल लय आपको दिखाई देती है, क्या कोई मीनिंग दिखती है? वर्तमान संगीत की मैं बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्या वर्तमान संगीत जो आप सुनते हो, क्या उसमें कोई मीनिंग होता है? एक मीनिंगलेस होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप लय की बात करिए, धुन की बात करिए, तो ये जरूर आपको दिखाई देती है। अगर आपसे आज की डेट में कहा जाए कि जितने भी माने प्राचीन संगीत और वर्तमान संगीत, यानी जो नई पिक्चरें आपके सामने आ रही हैं और जो आपकी ओल्ड मूवीज थी, दोनों की गायन शैली में अंतर क्या दिखता है, तो आप साफ साफ कह दोगे कि जो पुरानी पिक्चरें थी, पुराने जो संगीत थे, उन पे आपके ओंठ चला करते थे, और जो वर्तमान संगीत है उस पे आपके पैर चला करते हैं। तो दोनों में अंतर है, क्योंकि जो प्राचीन संगीत होता था वो मीनिंग, माने कहते हैं उसमें मीनिंग होती थी, एक अर्थ होता था, लेकिन जो वर्तमान संगीत है वो अर्थलेस है। ये तराना से जुड़ी हुई चीजें हैं।
और जो तराना इस मध्यकाल में विकसित हुआ वो वर्तमान आपकी मूवी में, वर्तमान फिल्मों में दिखाई देता है। जो अर्थहीन चीजों को भी क्या कर दे, लयबद्ध कर दे, उसे तराना कहा जाता है। ठीक। और कौल से किसका विकास हुआ, कव्वाली से। ख्याल क्या है, ख्याल, ख्याल अगर सामान्य शब्दों में आप कहते हैं ना ख्याल, ख्याल माने होता है याद आना। ठीक, कहते हैं ना ये चीज ख्याल है कि नहीं, आपको एक क्षेत्रीय भाषा में यूज होता है ख्याल शब्द। ये एक शैली है। कहते हैं ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। ख्याल माने क्या होता है, कल्पना। ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना। कल्पना का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो, जो स्वतंत्र हो। ख्याल माने कल्पना क्या होती है, कल्पना स्वतंत्र होती है, कल्पना की कोई लिमिट नहीं होती। आप कुछ भी सोच सकते हो। आप स्वयं सोच सकते हो कि मैं अबुल कलाम आजाद हूं, आप ये सोच सकते हो कि मैं आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कल्पना की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ख्याल की जो गायन शैली है ये आपको सरकी वंश में भी दिखाई देगी। कहते हैं इस गायन शैली में आपको ऐसे संगीत दिखाई देंगे जो कल्पनात्मक हैं। बात समझेंगे। तो अमीर खुसरो इन तीन शैलियों के विकास की परंपरा को दिखाता है अपनी इस पुस्तक में, नूह सिपीहर में। ठीक है, नूह सिपीहर में अमीर खुसरो ने इन तीनों शैलियों के विकास की बात करता है। कहते हैं अमीर खुसरो जो है वह भारत की श्रेष्ठता को बताया है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था कि वो भारत को स्वर्ग कहता। वो कहता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। वो कहाँ है, वो हिंदुस्तान में है। वो अपनी मातृभूमि की तारीफ करता है अपने साहित्य में। और सुनिए, वो कहता है कि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है। राष्ट्र तो नहीं कह सकते, वो कहता है कि भारत एक श्रेष्ठ देश या राष्ट्र है या मातृभूमि है। तो उसके 10 कारण भी वो बताता है। वो भारत की श्रेष्ठता के कितने कारण बताया है, 10 कारण बताया है। और कहते हैं कि भारत की श्रेष्ठता के जो 10 कारण अमीर खुसरो बताता है, भारत की श्रेष्ठता, भारत की श्रेष्ठता के अमीर खुसरो ने कितने कारण बताए हैं, 10 कारण बताए हैं। और उस 10 कारण में एक कारण यानी 8वां जो कारण है वो संगीत को बताता है। वो भारतीय संगीत को भारत की श्रेष्ठता का 8वां कारण बताता है। ठीक है, और वो कहता है कि हिंदुस्तान के संगीत में वो दम है, वो मंत्रमुग्धता है कि पशुओं को भी मंत्रमुग्ध कर दे। और वो आगे कहता है कि संगीत के माध्यम से हिंदुस्तान में जानवरों का शिकार किया जाता है। और वो कहता है कि यहाँ की संगीत इतनी मंत्रमुग्ध है, इतनी मधुर है कि हिरन भी अपना चारा भूल जाता है और शिकारी उसका आसानी से शिकार कर लेता है। ऐसे संगीत है हिंदुस्तान की। ये कहता है कौन, अमीर खुसरो कहता है। तो हिंदुस्तान की जो तारीफ उसने किया है अपने साहित्य में जो उसने किया है वो काबिले तारीफ है मित्रों, काबिले तारीफ है। अमन गुप्ता जी, जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी मुझे क्रम से पढ़ाने दीजिए। स्थापत्य कला तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अभी लिटरेचर चल रहा है, लिटरेचर अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मिल रहा है आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए, ये तो रही बात अमीर खुसरो की। कहते हैं कि अब हम देखेंगे कि माने सल्तनत काल में किन किन शासकों ने संगीत के विकास में अपना अहम योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहला नाम, जैसे हमने बात किया किसका, मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी भी संगीत का शौकीन था, लेकिन मोहम्मद गजनवी का संबंध जो है वो यहाँ से नहीं था। लेकिन अगर हम सुल्तान के तौर पर देखें तो कहा जाता है पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के राज दरबार में 2 गायिकाएं रहा करती थी जिनका नाम था नुसरत खातून और फाकी की पुत्री। देखिए, नुसरत खातून और फाकी की पुत्री, ये दोनों जो है किसके दरबार में थी, जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी,
लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इससे पहले आता है कैकुबाद। जलालुद्दीन खिलजी से पहले आएगा कौन? कैकुबाद। कहते कैकुबाद जो है ये भी संगीत का शौकीन था। कैकुबाद भी संगीत के क्या थे? माने शौकीन था संगीत का। हालांकि कैकुबाद का एक लंबा कार्यकाल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये जानते रहिए कि कैकुबाद भी संगीत का क्या था? शौकीन था, ठीक। और जहां तक बात जलालुद्दीन खिलजी की है, तो जलालुद्दीन खिलजी के राज दरबार में ये दो जो है क्या थी? ये गायिका थी दोनों, और इन गायिका को राजाश्रय दिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इन दोनों को राजाश्रय प्रदान किया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक। इनसे पहले कैकुबाद की चर्चा हमने किया। कैकुबाद ने, आपको पता है, यमुना नदी के किनारे एक किलोखरी महल बनाया था, ठीक। और इस महल में, किलोखरी महल में, कैकुबाद जो है नृत्यांगनाओं का नृत्य संगीत सुना करता था। कैकुबाद जो है नृत्यांगनाओं का नृत्य और संगीत इस जो है किलोखरी महल जो यमुना नदी के किनारे स्वयं कैकुबाद द्वारा निर्मित किया गया, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, उसमें स्वयं जो है वो संगीत नृत्य सुना करता था। लेकिन नृत्य या संगीत को राजाश्रय देने वाला पहला शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। इसके बाद कहते हैं कि एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, हाँ, बरनी की बात कर रहा था, अमीर खुसरो की। इससे पहले तो आपको याद होगा, बरनी की किताब का नाम लिया था हमने तारीख फिरोज शाही। उस किताब में एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, हालांकि इसको मैं पहले बता चुका हूं। उसी किताब में बरनी ने यह कहा है कि सल्तनत काल में, यानी मध्य काल में, युवतियों को नृत्य और संगीत वेश्याओं के द्वारा सिखाया जाता था। वेश्याएं जो है नृत्य और संगीत जो है इस काल की युवतियों को क्या करती थी? सिखाती थी। ये उल्लेख जो है आपके जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक में आता है, जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। देखिए, तो ये इन्होंने राजाश्रय देने की परंपरा की शुरुआत किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अब आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का नाम आने पर आपके मन में उसका एक अलग चेहरा उभर कर आता है, एक क्रूर प्रवृत्ति के शासक के रूप में उभर कर आता है, और आपको लगता है कि क्रूरता का संबंध संगीत से हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी संगीत में रुचि नहीं लेता रहा होगा, वो इस्लाम का, चूंकि माने इस्लाम के नियमों के विरुद्ध है संगीत, तो ऐसा नहीं था। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही एक महान जो है संगीतकार गोपाल नायक रहा करता था। कहते हैं कि गोपाल नायक के द्वारा ही ध्रुपद की रचना की गई थी। जो ध्रुपद शैली है, जो एक गायन शैली है, जिसका कहते हैं कि इस गायन शैली का महान गायक हुआ करता था तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में था। वह ध्रुपद शैली की रचना इसी गोपाल नायक के द्वारा किया गया था। और गोपाल नायक ने ही इस ध्रुपद शैली की रचना की। और कहा जाता है एक किताब है, एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं आ रहा है, एक किताब है राग दर्पण, इसकी रचना किया गया है फखरुल्लाह के द्वारा, राग दर्पण का। इस राग दर्पण में कहा जाता है कि अमीर खुसरो और गोपाल नायक की संगीत प्रतिस्पर्धा को दर्शाया गया है। क्यों? अगर गौर करिए तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोनों हैं। एक तरफ अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो है, तो दूसरी तरफ कौन है? गोपाल नायक, ठीक। गोपाल नायक ध्रुपद शैली का निर्माता है, तो ये भी संगीत का बहुत बड़ा जानकार है। और आप जानते हैं कि तबला और सितार, इन दोनों का विकास किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। 17 राग अमीर खुसरो को पता थे, जिनका उल्लेख वो अपने किताब में करता है। ध्रुपद शैली की रचना कौन करता है? ध्रुपद शैली की रचना गोपाल नायक करता है। कहते हैं इन दोनों के बीच एक पुस्तक है राग दर्पण किताब है,
जिसमें दोनों की संगीत प्रतिस्पर्धा, दोनों की संगीत प्रतिस्पर्धा को दर्शाया गया है। यह राग दर्पण जो पुस्तक है मित्रों, यह पुस्तक जो है अमीर खुसरो और आपके गोपाल नायक के बीच की संगीत प्रतिस्पर्धा को दर्शाने का काम करती है। और कहा जाता है इस राग दर्पण का जो लेखक है वो फकीरुल्लाह है। वो कौन है? वो इस किताब का लेखक अगर नाम आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसका नाम है फकीरुल्लाह। एक एक चीज आप नोट करते चलिए, आपको ये चीज़ें जल्दी मिलेंगी नहीं और ना ही कोई यूट्यूब पे इन सब चीज़ों को पढ़ाता है। सामान्यतः लोग वही पढ़ाते हैं जो सब पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर गौर करिएगा तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और ये आपके एग्जाम में आती हैं, खासतौर से यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को आप क्या करिए, नोट करिए, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्रम से चलिए, देखिए मैं क्रम से एकदम चल रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। हम सल्तनत काल में संगीत के डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं। इसके बाद आता है एमबीटी का दौर। किसका दौर आता है? एमबीटी का दौर। हाँ, एक चीज और जान ले, कहते हैं आपको याद होगा 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहां पर? गुजरात पर। एमबीटी का मतलब बच्चों तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, बात समझे? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का पूरा नाम है, ठीक है। चलो, देखिए क्लास तो अभी 10 मिनट और लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगी तो देखेंगे फिर कंटिन्यू कैसे किया जाएगा इसको। चलिए, मैं बात कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1298 में गुजरात पर आक्रमण किया गया था। याद है? गुजरात पर, जहां के राजा कौन थे? कर्णदेव। और गुजरात पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उसका सूबेदार नुसरत खान ने किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा कर्णदेव थे। और आपको पता है कि जब आक्रमण हुआ इस गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो यहाँ के राजा कर्णदेव भागकर देवगिरी के राजा के यहाँ चले गए थे, रामचंद्र देव के यहाँ। अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर भाग गए थे, लेकिन पत्नी कमला देवी को यहीं पर छोड़ के चले गए गुजरात में, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। गुजरात कई मायनों में बड़ा लाभदायक रहा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। एक, गुजरात पर अधिकार होने से व्यापारिक लाभ हो गया, बंदरगाह चूंकि इसके अधीन हो गए। दूसरा, कहा जाता है कि यहीं से कमला देवी को ये पाए, और यहीं से अमीर खुसरो भी गया था। यहीं से बंदी बना के नुसरत खां अमीर खुसरो को भी ले गया था, जिसे 1000 दिनारी कहते हो आप। और यहीं से कहा जाता है इसी आक्रमण के समय संगीतज्ञों का पूरा एक गांव, पूरी एक जाति, कहा जाता है कि गायकों की पूरी एक जाति जो है वह विस्थापित हो गई थी। कहां? दिल्ली। गायकों की पूरी एक जाति जो है इस गुजरात आक्रमण पर गायकों की पूरी एक जाति दिल्ली क्या हुई? स्थानांतरित हुई। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। आके दिल्ली में वो क्या हो गई? बस गई। तो ये जानकारियां आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए थी। अब आइए एमबीटी के समय। एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, ये शार्ट में कहते हैं। एफएसटी माने होता है फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी के राजदरबार में कहा जाता है कि 1200 संगीतज्ञ रहा करते थे। इसके राजदरबार में 1200 संगीतज्ञ रहा करते थे। किसके दरबार में? एमबीटी के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कितने थे? 1200 संगीतज्ञ थे। और कहा जाता है कि एमबीटी के समय ही कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ। कई प्रकार के वाद्य यंत्र का विकास हुआ। तो जरा सा उनके नाम को आप लोग क्या करिए? नोट करिए कि कौन कौन से वाद्य यंत्र थे जिनका डेवलपमेंट किसके समय हुआ? एमबीटी के समय हुआ। तो ये वही समय है जब कहा जाता है अर्जुन, कमंच, रुबाब, कौन कौन से वाद्य यंत्र? देखिए नाम नोट कर लीजिए। अर्जुन, इनका नाम नहीं सुने होंगे, कमंच, रुबाब,
और एक और था क्या, कमंच है, अर्जुन, कमंच, रुबाब और सॉरी हाँ, तंबूर और ढोल, तंबूर और ढोल, तंबूर और ढोल। देखिए ये वाद्य यंत्र हैं जिनका विकास जो है वो किसके समय होता है, यमबीटी के समय हुआ। जिसका विकास किसके समय हुआ, यमबीटी के समय हुआ। एक और था जो मैंने पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, तो इतना पर्याप्त है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यमबीटी से आगे बढ़ते हैं। यमबीटी के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आप आइए लोदी वंश में। तो लोदी वंश में आपको दिखाई देगा सिकंदर लोदी, और आपको याद है कि सिकंदर लोदी के समय का एक बड़ा महान ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। अब बहुत बार पूछा गया है ये ग्रंथ, इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा संगीत से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो लज्जत ए सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी भी इसी समय है जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई किताब है, और वो भी सिकंदर लोदी के समय है। लेकिन चूंकि चिकित्सा संबंधी ग्रंथों की बात अभी नहीं हो रही है, अभी संगीत से जुड़े ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो लज्जत ए सिकंदरी उसको नोट कर लीजिए। सिकंदर लोदी के समय, देखिए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समय एक ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आपकी परीक्षा में पीसीएस में तो कई बार पूछा है इसको, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इसका निर्माण सिकंदर लोदी के समय हुआ है, ठीक। तो इस तरह हमने सल्तनत काल के कई शासकों का उल्लेख किया, ठीक, कि जो जो संगीत में जिन शासकों ने अपना योगदान दिया उनके नाम की चर्चा हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आइए जरा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में दो वंश इस समय सबसे महत्वपूर्ण थे, एक आपका विजयनगर और दूसरा आपका बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये दो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करते थे, और कहा जाता है कि बहमनी साम्राज्य का जो सबसे श्रेष्ठ शासक है वो है कृष्णदेव राय। तो सबसे श्रेष्ठ शासक है कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में कहा जाता है अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जो 8 जो है कवि थे, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहा करते थे। तो कहते हैं कि यहां पर जो है कृष्णदेव राय तो न सही, लेकिन कृष्णदेव उनके माने विजयनगर साम्राज्य के ही एक शासक हुआ करते थे सदाशिव राय। सदाशिव के समय एक मंत्री थे जिनका नाम था सल्वराव। सल्वराव ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है स्वर मेलक निधि, स्वर मेलक निधि। देखिए किताब का नाम है स्वर मेलक निधि। स्वर मेलक निधि। इस किताब का निर्माण किस राजवंश में हुआ? विजयनगर में। और ये कैसी किताब है? ये संगीत से जुड़ी किताब है। कहते हैं कि विजयनगर में ही आपके संगीत की एक महान विधा का जन्म होता जिसका नाम है यक्षगान। यक्षगान का प्रचलन कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य में ही था, ठीक। हालांकि ऊपर की जो किताब हमने लिखा है वो तो एक पुस्तक है, ठीक, जिसके जो आपके विजयनगर में ही निर्मित की गई, जिसके लेखक आप जान रहे हैं, किसका नाम लिया? सल्वराव। इसके लेखक कौन थे? सल्वराव। इसके लेखक थे सल्वराव, ठीक, जो सदाशिव के समय राजदरबार में रहा करते थे। सदाशिव इस समय क्या थे? शासक थे, ठीक है। इस समय सदाशिव क्या थे? शासक थे। सदाशिव शासक हैं और सल्वराव जो है लेखक है जिसने इस ग्रंथ का क्या किया? निर्माण किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है क्या? यक्षगान। ये प्रश्न आता है कि यक्षगान का प्रचलन
किस राज्य में था या किस क्षेत्र में था, यह पूछ लिया जाता है। अच्छा, यक्षगान है क्या? कहते हैं यक्षगान जो है वो संगीत और वाद्य के द्वारा अभिनीत किया जाने वाला एक क्या है, संगीत है। जैसे इसमें आप देखेंगे टीवी वगैरह में कभी आप देखे होंगे कि यक्षगान करने वाला जो नृत्यांगना होती है वह संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्र भी बजाती है, यानी दोनों काम एक साथ करती हुई दिखाई देगी, यानी नृत्य भी साथ में होगा और वाद्य यंत्र भी साथ में होगा। अब चाहे वो बीड़ा हो, चाहे सितार हो, चाहे कोई तंबूरा टाइप का हो। यहां पर यह यक्षगान की सबसे खास बात होती है कि शारीरिक संरचना के साथ साथ वाद्य यंत्र, यानी नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र का होना क्या होता है, जरूरी होता है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहां पर नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र का होना जरूरी है। नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र का होना क्या है, जरूरी। ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक साथ होने चाहिए। ये आपके यक्षगान की सबसे बड़ी खासियत है। और देखिए कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह ने भी संगीत में बड़ा रुचि दिखाया था, बशर्ते इस समय हमें नहीं याद आ रहा है मोहम्मद शाह की योगदान जो है संगीत में, ठीक है, फिर कभी देख लिया जाएगा या कभी ध्यान में आएगा तो इसकी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कहते हैं दक्षिण में ही एक वंश था आपका देवगिरी के राज दरबार में सारंगदेव नामक संगीतज्ञ रहा करता था। सारंगदेव ये संगीतज्ञ थे जो कहाँ रहते थे, देवगिरी में, ठीक। बहमनी का मुझे अभी नहीं याद आ रहा, स्लिप कर गया दिमाग से, ठीक है, कभी याद आएगा चर्चा कर लेंगे। अब हमारी भी अपनी एक कैपेसिटी है, उतना मेमोराइज नहीं रहता है, वो भूल गया मैं। लेकिन देवगिरी में कौन थे, सारंगदेव थे, ठीक, इनको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम सिराजे हिंद की। सिराजे हिंद क्या है, बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे सिराजे हिंद क्या है। सिराजे हिंद है आपके उत्तर प्रदेश का एक मशहूर, एक फेमस जिला जिसका नाम है जौनपुर, ठीक। कभी वो पूरे हिंदुस्तान का सिराज यानी मुकुट हुआ करता था, सिराजे हिंद। उस सिराजे हिंद में एक वंश का विकास हुआ जिसे सरकी वंश कहा जाता है। सरकी वंश में एक शासक हुआ करता था हुसैन शाह सरकी, जो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। कहते हैं ये हुसैन शाह सरकी पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत में हिंदुस्तान का पहला संगीत सम्मेलन आयोजित किया था। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको। कहते हैं जौनपुर यूपी का एक जिला है जिसे सिराजे हिंद कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, सिराजे हिंद कहते हैं। यहां पर एक वंश का विकास हुआ था, सरकी वंश, जो आपके लोदी वंश का समकालीन है। ये जिस समय दिल्ली में लोदियों का शासन था उसी समय जौनपुर में सरकी वंश का शासन है। कहा जाता है कि एक बार तो इन्होंने दिल्ली को भी जीत लिया था, इन सरकियों ने। और सरकी वंश का विकास होने से दिल्ली का जो बंगाल से संबंध था वो पूरी तरह क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था। इसलिए हमेशा सरकियों और दिल्ली के सुल्तानों में अक्सर युद्ध होता रहता था, क्योंकि जब तक जौनपुर को नहीं जीतोगे तब तक बंगाल को कैसे जीतोगे। अगर दिल्ली का शासक ये चाहे कि मैं बंगाल को जीत लूं तो उसके लिए जरूरी है कि वो जौनपुर को जीते, और जौनपुर को जीतने का मतलब कि सरकियों को जीतो। लेकिन सरकियों की ताकत उस समय दिल्ली से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि ये हार गए बालोल लोदी और इब्राहिम लोदी से, लेकिन अगर एक जिले का शासन आपकी राजधानी के शासन को हिला दे तो कहीं न कहीं उसमें कुछ दम तो है। ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब देखिए कहते हैं इसी वंश में दो शासक थे जो संगीत के प्रेमी थे। एक हुसैन शाह सरकी और दूसरा है इब्राहिम शाह सरकी। ठीक, हुसैन शाह सरकी पहला ऐसा शासक है जिसने उत्तर भारत में संगीत का पहला सम्मेलन आयोजित किया।
संगीत का पहला सम्मेलन आयोजित किया। अब देखिए कहते हैं यहां पर ये पहली बड़ी सबसे खास बात ये कि संगीत पर कोई सम्मेलन अगर हिंदुस्तान में किसी ने सबसे पहले किया तो वो हुसैन शाह सरकी है। और इसी सम्मेलन में कहा जाता है जौनपुर की दो संगीत शैलियां, एक जौनपुर टोंडी, एक कन्हारा शैली, दो शैली, संगीत की दो शैलियां, एक कन्हारा शैली, कन्हारा शैली और दूसरी जौनपुर टोंडी शैली, जौनपुर टोंडी शैली। इन दोनों शैलियों को उसने क्या किया, मान्यता दिलवा लिया। जितने भी महान संगीतज्ञ वहां उपस्थित थे उन सभी महान संगीतज्ञों से सरकी के सुल्तान ने अपने जौनपुर की इन दोनों शैलियों को मान्यता दिलवाया। इससे उपलब्धि क्या मिली, इससे कहीं न कहीं हिंदुस्तान में कल्चर के रूप में जौनपुर ने अपनी एक प्रतिष्ठा क्या किया, स्थापित किया। तो हिंदुस्तान में इस सिराजे हिंद ने संगीत में अपने पैर को एक मजबूती तौर पर, एक मजबूत तरीके से क्या किया, इसने स्थापित किया। और ये बड़ा अहम योगदान आपके हुसैन शाह सरकी का रहा। हुसैन शाह सरकी आपके इस समय ख्याल गायकी का भी बड़ा प्रचलन था यहाँ पर हुसैन शाह सरकी के समय। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं कि आपके दक्षिण भारत में इस समय एक शासक माने थे संगीत के जानकार जिनका नाम था मोहम्मद गौस, जो ईरानी संगीत के बड़े निपुण व्यक्ति थे। मोहम्मद गौस ईरानी संगीत के निपुण व्यक्ति थे, लेकिन मोहम्मद गौस की चर्चा यहाँ नहीं करना ठीक है, ठीक, क्योंकि उनका योगदान दूसरे तरीके से बात करेंगे हम। तो यहाँ पर सरकी वंश में अगर आप देखें तो हुसैन शाह सरकी, हालांकि इब्राहिम शाह सरकी भी संगीत को संरक्षण दिया था, लेकिन इब्राहिम शाह सरकी के समय ऐसा कोई आश्चर्यजनक कार्य हमको दिखाई नहीं देता है जो आपको बताने लायक है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से हमने सल्तनत काल के संगीत की चर्चा कर लिया। अब हम आएंगे किसके समय, अब हम आते हैं आपके मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में संगीत की क्या स्थिति रही। ठीक, चलिए मुगल काल की अगर हम बात करें या अगली क्लास में किया जाए, चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मुगल वंश में क्या कंडीशन रही। देखिए कहते हैं कि मुगल वंश में शुरुआत चूंकि होती है बाबर से शुरुआत होती है, और बाबर के बाद हुमायूं। मुगलों के विषय में कहा जाता है, मुगल काल से संगीत की जब तुलना की जाती है तो कब मुगलों के बारे में कहा जाता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान में एक ऐसी उर्वर भूमि प्रदान किया संगीत के लिए जिस पे संगीत का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ तक कि अकबर के समय तक आते आते संगीत का स्वर्ण काल कह दिया गया। यानी मुगलों के समय ही संगीत के विकास का सबसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और यह बात इसलिए सच है मित्रों क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो जहांगीर रहा, चाहे वो अकबर रहा, चाहे वो शाहजहां रहा, जितने भी लोग रहे उन लोगों ने, चाहे चित्रकार रहा, चाहे वो स्थापत्य कलाकार रहे, चाहे वो संगीतज्ञ रहे, सबको राज्य से संरक्षण दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि कला में रुचि रखने वाले इन बादशाहों ने हिंदुस्तान की इस जमी पर कला, अकबर और हुमायूं के दरबार में इनके दरबार में कुल 29 संगीतज्ञ रहा करते थे। इनके दरबार में कुल 29 संगीतज्ञ रहा करते थे, लेकिन हालांकि इनके बारे में हमें बड़ा स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि इनके समय क्या योगदान रहा। ठीक, लेकिन बात करते हम अकबर की, क्योंकि अकबर के समय संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वहां पर चर्चा करते हैं। ठीक, और आप देखिए
कहा जाता है कि अकबर ये इनके काल को संगीत का स्वर्ण काल कहते हैं। संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, संगीत का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए कहते हैं इनके यहाँ नवरत्नों में नवरत्न की संज्ञा दी गई थी और उस नवरत्नों में एक नवरत्न थे तानसेन। एक नवरत्न थे कौन? तानसेन, जो आपके रीवा एमपी में पड़ता है। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से आए थे। पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहा करते थे और कहा जाता है इनके गुरु कौन थे? हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। तानसेन के गुरु हुआ करते थे हरिदास। कहते तानसेन जो है मुख्य रूप से ध्रुपद गायक थे। ये क्या थे? ध्रुपद गायक मुख्य रूप से थे। लेकिन कहते हैं तानसेन के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक, कहते हैं कि तानसेन बेसिकली ध्रुपद गायक थे, लेकिन इस काल के जो साहित्य निर्मित किए गए उन साहित्यों में संगीत की जिस तरह से प्रशंसनात्मक तुलना, हम आपको याद करिए कसीदा की चर्चा किए थे पिछली क्लास में कि कसीदा को जौकी ने शुरू किया था लिखना साहित्य में, इस्लामिक साहित्य में। और कसीदा क्या होता है? कसीदा प्रशंसनीय काव्य रचना को कसीदा कहा जाता है। और कहते हैं कि इस अकबर के समय जो साहित्य निर्मित किए गए हैं वो कसीदा प्रवृत्ति के हैं और उसमें इन संगीत की प्रशंसनात्मक बातें की गई हैं। तो प्रशंसनात्मक किस तरीके से? जैसे तानसेन के बारे में क्या कहा गया है? कहते तानसेन जब गाते थे तो बादल बरसने लगते थे। कहते हैं कि जब ये गा दें राग बादल तो बादल बरसने लगते थे, राग दीपक गा दें तो दिए खुद जल जाया करते थे। अब आप सोचिए, ये प्रशंसना ही तो है, ये कल्पना है। ये क्या है? कल्पना किस में होती है? अभी हमने बात आपको बताया था, कल्पना किस में होती? ख्याल गायकी में कल्पना होती है। और कल्पना क्या होती? स्वतंत्र होती है, आप कोई भी कल्पना कर सकते हो। तो कहते हैं तानसेन की इतनी तारीफ की गई है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये राग दीपक गाएं तो दीपक जल जाते थे, राग बादल गाएं तो बारिश होने लगती थी। आज के समय में होते तो शायद हिंदुस्तान में कहीं सूखा न पड़ता। ठीक है, तो इस तरह की कल्पनात्मक बातें आपके तानसेन के बारे में की गई है। और कहा जाता है कि मुगल काल में जब मुगल सल्तनत थी तो अकबर के समय जो है, देखिए जो आप आगरा का किला जब देखेंगे या फतेहपुर सीकरी का किला, तो उसमें दो स्थापत्य कलाएं होती थी। एक होता है दीवाने आम, दीवाने खास। जितने भी किले आप देखेंगे सभी किलों में दो चीजें होती हैं। जितने भी किले हैं उन किलों में दो चीजें होती हैं, दीवान ए आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास ये क्या होती हैं? ये पूछा जाता है कभी कभी, दीवाने आम और दीवाने खास क्या होता है? देखिए कहते हैं दीवाने खास ये एक स्थापत्य भवन है। सभी किलों में ये दोनों भवन पाए जाते हैं। खास माने क्या होता है? खास माने बहुत पर्सनल। खास माने बहुत पर्सनल व्यक्ति, यानी जहां पर जो बादशाह होता था वो अपने बड़े मुख्य लोगों के साथ बैठक करता था, जैसे मंत्रियों के साथ, तो दीवाने खास कहते हैं उसको। और जहां पर आम जनता से मुगल बादशाह मिलता था उसे दीवाने आम कहते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों स्थानों पर संगीत की व्यवस्था अकबर करवाता था। दीवाने खास में भी संगीत की व्यवस्था होती थी तो दीवाने आम में भी संगीत की व्यवस्था होती थी। ठीक, यानी संगीत को पूरा विकसित होने का शुभ अवसर अकबर ने अपने समय प्रदान किया। लेकिन सच्चाई ये है कि अकबर ने संगीत को जितना विकसित होने का अवसर दिया, मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, उसने संगीत को उतना ही नीचे दफनाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं संगीत एक ऐसी विधा है जिसको आप दफना नहीं सकते। हालांकि औरंगजेब ने कहा था कि मैं इसको इतना नीचे दफन करूंगा कि इसको उभरने में कई पुश्त लग जाएगी, लेकिन वास्तव में वह संगीत को दफन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि मुगल काल की जो युवतियां थी, जो आपके राजघराने की जो महिलाएं थी, वह स्वयं जो है संगीत में रुचि लेती थी और स्वयं संगीत की बहुत बड़ी पारखी होती थी। ठीक, ये उल्लेख हुआ है। तो जो आपके घर में घुस जाए, जो आपके ब्लड में घुस जाए, आप उसे समाप्त नहीं कर सकते, आप उसे दफन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे औरंगजेब के समय भी बहुत सारे
मुस्लिम साहित्य का निर्माण हुआ है। और अब आप उनको क्या करिए, नोट कर लीजिए, कौन कौन से साहित्य उस समय निर्मित हुए हैं, उन दोनों को नोट करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब हम मुगल काल के कुछ साहित्य का उल्लेख करेंगे जिनको आप नोट कर लीजिए। औरंगजेब के समय के साहित्य हैं ये। ठीक है, एक मिनट। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं, तो मैं स्वयं नोट करके आपके लिए लाया हूं। पहली पुस्तक, ये औरंगजेब के समय की किताबें हैं सब। पहली पुस्तक है सोमनाथ, इसका नाम, इसकी किताब का नाम है राग विबोध। देखिए इधर पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये लेखक है। ठीक, दूसरी पंडित दामोदर, पंडित दामोदर, इनकी किताब का नाम है संगीत दर्पण। इनकी किताब का नाम है संगीत दर्पण। ये सब आप लोग नोट करिए, याद नहीं रहते हैं। रस कौमुदी, रस कौमुदी, हृदय नारायण देव, खडराग चंद्रोदय, खडराग चंद्रोदय। और दो किताब है इनकी, एक है आपकी राग मंजरी, राग मंजरी, और अगली है भावभट्ट, भावभट्ट। इनकी किताब का नाम है अनूप विलास, अनूप विलास। ये कुछ किताबें थी जो मुझे याद नहीं थी। ठीक, मैंने नोट किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, एक किताब और है, ये इधर लिख देते हैं। ठीक, देखिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये किताबें इम्पोर्टेंट हैं और हमें भी चूंकि याद नहीं था इसलिए हमने आपके लिए नोट कर लिया था इसको। ठीक है, देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं उधर। कहते हैं, देखिए अब देखिए इधर मैंने लिखा है इब्राहिम आदिल शाह। देखिए दक्षिण में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम है बीजापुर। दक्षिण का एक वंश था जिसका नाम है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के शासक थे इब्राहिम आदिल शाह। इन्होंने, कहा जाता है कि बख्तर नामक व्यक्ति से, बख्तर नामक व्यक्ति से संगीत की शिक्षा ली थी। बख्तर नामक व्यक्ति से इन्होंने क्या किया था, संगीत की शिक्षा लिया था, संगीत सीखा था। और कहा जाता है कि इसके बाद संगीत में इनकी रुचि हो गई कि इन्होंने स्वयं, यानी इब्राहिम आदिल शाह, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इब्राहिम आदिल शाह ने स्वयं एक संगीत से जुड़े हुए ग्रंथ का निर्माण किया था जिसका नाम है किताब ए नौरस। क्या नाम है इसका?
किताब ए नौरस, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ये पुस्तक कई बार पूछी गई आपके परीक्षा में कि किताब ए नौरस किसकी रचना है, तो इब्राहिम आदिल शाह की रचना है, ठीक है। और इन्होंने संगीत किससे सीखा था, बख्तर से सीखा था, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए अंत में हम आते हैं, कहते हैं कि मुगल वंश का जब पतन हुआ तो मुगलों के पतन में एक बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला से आप खुद को लग रहा होगा कि ये रंगीज मिजाज के रहे होंगे, और वास्तव में ये बड़े रंगीन मिजाज के थे। कहा जाता है कि राजमहलों में नंगे दौड़ा करते थे, कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन लिया करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला भी संगीत के बड़े प्रेमी थे, संगीत के बड़े प्रेमी थे, और इनके दरबार में ही दो महान संगीतज्ञ अदारंग और सदारंग, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अदारंग और सदारंग, ये दो महान संगीतज्ञ थे जो इनके दरबार में रहा करते थे। किसके, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद जो है मुगल सल्तनत का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। और आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर के ब्लड में, उनके खून में भी कुछ न कुछ इश्क मिजाजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने भी संगीत और आपके दीवान नाम जफर नाम से कविताओं का संग्रह किया था, ठीक है। तो संगीत में उनका बहुत योगदान नहीं रहा। यहाँ तक मुझे लगा कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास बच्चों, मैं आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइव हैं, सभी लोग आज की क्लास को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक। तो चलिए फिर हम शाम को मिलते हैं 8 बजे। आज की क्लास समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद।